Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastava welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers, an innovative way of learning. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस वीडियो सेगमेंट में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो एविडेंस है हमारे लिए कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। यानी स्पेक्ट्रा की सहायता से हम ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में वो सभी क्वांटाइज्ड होते हैं। Evidence for quantized electronic energy levels. तो स्टार्ट करते हैं लाइट से, क्योंकि जो स्पेक्ट्रा है वो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। तो आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वह लाइट के किसी मीडियम से पास होने पर डिपेंड करती है, यानी मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जहाँ दोनों मीडियम मिलते हैं वहाँ उसका जो पाथ होता है वो डेविएट हो जाता है या रिफ्रैक्टेड हो जाता है। यानी अगर हम सेपरेशन दिखलाएं, जो फिनोमेना उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है या जाना है, ऐसे ये ग्लास है और ग्लास का स्लैब है और ये इधर एयर है, तो लाइट बीम अगर इधर से आ रही है, रे ऑफ लाइट, तो ये नॉर्मल है। तो रे ऑफ लाइट जो होती है, जो पाथवे उसका होगा ऐसे जाने का, ऐसे नहीं जाती है, वो बेंट हो जाती है, बेंट होकर के आती है। यानी उसका जो पाथ है उससे वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन का है और इसके कारण जो है हमको जो ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, आगे चल करके आपको बताएंगे, वो स्पेक्ट्रा के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये देखा गया कि जब लाइट बीम या वाइट लाइट है वो अगर किसी प्रिज्म पर डाली जाए तो जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं उनकी बेंडिंग जो होती है वो अलग अलग एंगल से होती है। यह ऑब्जर्व हुआ कि जो शार्टर वेवलेंथ्स हैं, यानी जिनकी वेवलेंथ शार्ट है, वो रेज ज़्यादा बेंट होती हैं और जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर है वो कम बेंट होती है। तो वाइट लाइट है और हमें कह रहे हैं कि वाइट लाइट अगर पास होती है प्रिज्म से तो हम कह सकते हैं इस तरह से कि ये प्रिज्म का पोर्शन है और वाइट रे ऑफ लाइट जो है वो इधर से हम डालते हैं। तो ये लाइट जो होती जब इससे निकलती है तो हमको यहाँ पर एक कलर्ड पैटर्न मिलता है यहाँ से यहाँ तक का।
इसमें सबसे ज़्यादा बेंट जो रेडिएशन होता है वो वायलेट होता है, और सबसे कम बेंट जो रेडिएशन होता है वो रेड होता है। यानी पूरी सीरीज ये मिलती है विबग्योर की। ये वाइट लाइट है, और ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म से पास किया लाइट बीम को, लाइट को पहले प्रिज्म से पास होने के पहले किसी स्लिट से पास करते हैं, फिर ये प्रिज्म से पास होती है, और फिर ये हमको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जो विजिबल लाइंस हैं वो हमको मिलती हैं एक रेगुलर पैटर्न के रूप में, ये एक बैंड के रूप में मिलती हैं। यानी कह सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स के जो बैंड्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के रूप में मिलती हैं, जिनको हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताएं तो हम विबग्योर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बताया कि जो वायलेट है उसकी रे या उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बेंट होती है, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे कम बेंट होती है। तो वायलेट का मतलब है, हमें कह सकते हैं इसके लिए 400 nm, और जो रेड है वो 750 nm, यानी ये शार्टर वेवलेंथ है। और ये लॉन्गर वेवलेंथ है। तो ये जो डिफरेंट कलर के बैंड्स का जो अरेंजमेंट है, यही ऑब्जर्वेशन कहलाता है स्पेक्ट्रम। ये जो कलरफुल ऑब्जर्वेशन मिलेगा ये कहलाएगा स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो वायलेट कलर है वो इंडिगो के साथ मिक्स है, इंडिगो ब्लू के साथ, ब्लू ग्रीन के साथ, ग्रीन येलो के साथ, येलो ऑरेंज के साथ, और ऑरेंज रेड के साथ। ये कलर्स जो होते हैं अपने जंक्शन पे एक दूसरे से मिले रहते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए इनको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब अगर इसी लाइट बीम का इंटरेक्शन अगर मैटर से होता है, तो आपको पता है कि मैटर में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनसे जब इंटरेक्शन होता है तो कुछ वेवलेंथ्स या कुछ फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो उस मैटर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो बाहर आती हैं। तो हमको जो फोटोग्राफिक प्लेट पर पैटर्न मिलता है, या जो पैटर्न हमको ऑब्जर्वेशन में मिलता है, उसमें वाइट बैकग्राउंड में डार्क स्पॉट्स मिलते हैं या डार्क लाइंस मिलती हैं, और होता क्या है इसमें कि कुछ फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन डाला गया उसमें से एब्जॉर्ब हो गई। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया वो एब्सेंट हो गया, वो वहाँ पर नहीं मिला। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अगर हम फिर से ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि उस मैटर से कुछ रेडिएशन फिर इमिट होता है, और इमिट होने पर हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी पहले एब्सेंट थी, केवल उसी फ्रीक्वेंसी की लाइंस हमको मिलती है। यानी जो बैकग्राउंड होता है हमारा वो बिल्कुल डार्क होता है, और लाइंस जो होती है वो ब्राइट होती है। फर्स्ट केस में जब रेडिएशन डाला था हमने और रेडिएशन पास हुआ तो उसमें ब्राइट बैकग्राउंड था और डार्क लाइंस थी, लेकिन कुछ समय बाद जब ऑब्जर्वेशन लिया गया
तो जिन फ्रीक्वेंसीज़ की डार्क लाइंस थी या जो फ्रीक्वेंसीज़ एब्सेंट थी पहले वाले में, वो फ्रीक्वेंसीज़ ब्राइट लाइंस के फॉर्म में अब मिलती हैं और बाकी पूरा बैकग्राउंड जो होता है वो डार्क होता है। तो पहले जो मिला हमको ऑब्जर्वेशन में, जब हमने रेडिएशन पास किया और पास होकर के रेडिएशन निकला, तो उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो बाद में मिलता है वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम हुआ वो दो तरह का हुआ। एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन दोनों को थोड़ा अलग अलग हम डिस्कस करते हैं कि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। तो ये डायग्राम से हमने कुछ चीज़ें आपको समझाई हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की। तो जो मैटर है उसके मान लेते हैं कि वो एटम से मिलके अगर बना है, तो अगर उसके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में है, यानी उसने पहले से रेडिएशन एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो उनसे अब जो रेडिएशन निकलेगा उसका जो पैटर्न हमको मिलेगा वो कहलाएगा इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी द रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस प्रोवाइड्स इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम इस तरह से कह सकते हैं द रेडिएशन इमिटेड gives emission spectrum। और इस स्पेक्ट्रम में जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है और जो लाइंस होती हैं वो ब्राइट होती हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर ये मान लें इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पर ये डार्क बैकग्राउंड हो गया और ये डिफरेंट लाइंस मिल रही इस तरह से, तो ये जो लाइंस हैं ये लाइंस ब्राइट हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी डिफिनिट होती है। और दूसरी कंडीशन जो होती है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की होती है,
तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो सैंपल हमने लिया मैटर का, उससे लाइट रेडिएशन जब पास करते हैं तो कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाती है और जो रिमेनिंग हमको मिलता है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो उसमें देखने से पता चलता है कि ये जो ब्राइट लाइंस हैं इनकी जगह पर हमको डार्क लाइंस मिलती हैं। यानी अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि इमिशन में बैकग्राउंड जो होता है वो डार्क होता है, लाइंस ब्राइट होती हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड जो होता है वो ब्राइट होता है और जो लाइंस होती हैं वो डार्क होती हैं। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करें हम तो बिल्कुल उसी तरह से कह सकते हैं कि इसमें ये लाइंस दिखा रहे हैं आपको कि बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है और ये डार्क लाइंस हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये इमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव है। कह सकते हैं हम इसको फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। तो किसी सैंपल से एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्ब होना या डिफिनिट फ्रीक्वेंसी का इमिट होना, ये इंडिकेट करता है कि उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। अब अगर हम एटम्स की बात करें कि अगर कोई मैटर है जो एटम से मिलके बना है तो एटम में बताया कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। जब हम रेडिएशन पास करते हैं उससे तो एटम्स जो होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं। अब एक्साइटेड होने के बाद उनसे जब रेडिएशन इमिट होता है तो वो रेडिएशन जो होता है वो हमको इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम उस सैंपल से इनिशियली जब रेडिएशन पास करते हैं और वो रेडिएशन जो पास हुआ सैंपल से गुजरने के बाद, तो उसका अगर हमने स्पेक्ट्रम लिया तो वो स्पेक्ट्रम जो हमको मिलता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ फ्रीक्वेंसीज एब्सेंट हो गई, रिमेनिंग जो फ्रीक्वेंसीज थी वो हमको उसी तरह से फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल जाती हैं। इसलिए जो बैकग्राउंड होता है उसका ब्राइट होता है और जो लाइंस होती हैं वो डार्क होती हैं। तो इस तरह से हमने बताया कि इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो स्पेक्ट्रम है किसी एलिमेंट के एटम्स का, इससे क्या फाइंडिंग्स मिलती है। तो ये देखा गया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में कि जो इमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एलिमेंट का वो बिल्कुल यूनिक होता है। यानी उसमें जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। वो कह सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक है किसी एलिमेंट की। एक एलिमेंट से मिले हुए स्पेक्ट्रम की लाइंस दूसरे एलिमेंट से मिले हुए स्पेक्ट्रम की लाइंस से मैच नहीं करती है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के
आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसी तरह से हमारे पास अगर अलग अलग एलिमेंट्स के इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की लाइंस की फ्रीक्वेंसीज हैं तो किसी अननोन सैंपल से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से नॉन एलिमेंट्स मौजूद हैं। और अगर कोई अननोन एलिमेंट उसमें मौजूद है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज नॉन वाले से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। और डिफरेंट होने का जो बेनिफिट है वो ये है कि उसकी सहायता से हम न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस स्पेक्ट्रल बेसिस पर कई एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेक्निक है स्पेक्ट्रा की वो बहुत ही वैल्यूएबल टूल है न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए। तो ये जो ब्रांच होती है जिसमें हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं वो ब्रांच हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिफरेंट सैंपल्स, चाहे वो एटम से मिलके बने हो, मॉलिक्यूल से मिलके बने हो, उनके स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं और उसकी सहायता से हम न्यू इन्फॉर्मेशंस प्राप्त करते हैं। तो ये हमने आपको एक आउटलाइन बताई कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होगा। डिसकंटिन्यूस का मतलब इसमें जो लाइंस मिल रही हैं वो गैप हो जा रहा है, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है इमिट हो रही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है, हर फ्रीक्वेंसी नहीं इमिट और एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो डिस्क्रीट हैं, वो कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए जो स्पेक्ट्रा होगा वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होगा। तो ये हमने आपको बताया एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टाइप्स के बारे में कि कितने तरह के स्पेक्ट्रा हमको मिलते हैं और इन स्पेक्ट्रा से क्या फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं। अब हम बात करेंगे आपसे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को हम लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जो स्पेक्ट्रम यहाँ देख रहे हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसलिए हम इसे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम हमको मिलता कैसे है, तो इस स्पेक्ट्रम के ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ तो पता चलती है कि हाइड्रोजन में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं और हर एनर्जी लेवल की अलग अलग एनर्जी होती है, यानी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं और ये सभी एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कैसे मिला ये हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया, गैस का सैंपल लिया गया और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया। तो जो मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन गैस के वो डिसोसिएट हो गए एटम्स में, और एटम्स ने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और वो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स में चले गए। तो ये जो एटम्स के डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स है उनसे जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में या लोअर एनर्जी की स्टेट में जब रिटर्न हुए तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइंस इमिट हुई, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इमिट हुई। तो अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें तो कह सकते हैं कि एक एटम कोई एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करेगा तो अपने नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट से किसी नेक्स्ट हायर या उससे बाद वाले किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, एक्साइट हो जाएगा।
तो जब वो रेडिएशन बाद में इमिट करेगा तो कोई एक ही फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी। लेकिन जो सैंपल हम लेते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के डिसोसिएशन के बाद से मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, और वो जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें जितने तरह के एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, लगभग नॉर्मल स्टेट से एटम्स लगभग सभी एनर्जी स्टेट्स में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो बाद में जब रेडिएशन उनसे इमिट होता है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइंस एक साथ हमको मिलती है। तो 1885 आपको बताएं, 1885 में बामर ने एक सीरीज ऑफ लाइंस का ऑब्जर्वेशन प्राप्त किया हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक सीरीज मिली लाइंस की, और उन लाइंस के लिए मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व्ड ए सीरीज ऑफ लाइंस। और इन लाइंस के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, न्यू बार इक्वल्स टू 109,677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ कह सकते हैं n इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये एक फॉर्मूला दिया जो सीरीज उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके लिए। बाद में ये पता चला कि ये जो सीरीज मिली बामर के ऑब्जर्वेशन में वो विजिबल रीजन में मिली, विजिबल रीजन में। और इस सीरीज को यहाँ मेंशन कर रहे हैं, सीरीज इन विजिबल रीजन। इस सीरीज को बामर सीरीज कहा गया। इसी तरह से अलग अलग सीरीज जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, और उनके आधार पर उन सीरीज के नेम्स असाइन किए गए, नेम्स दिए गए। तो आपको हम यहाँ नेम्स मेंशन करके बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीरीज़ है। ये जो सबसे पहली सीरीज़ हम यहाँ देख रहे हैं वो लाइमन सीरीज है। सेकेंड सीरीज जो हमको मिल रही है वो बामर सीरीज है। जो थर्ड सीरीज मिल रही है यहाँ पर वो पैशन सीरीज। और ये जो फोर्थ सीरीज मिल रही है वो ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट की जो सीरीज है वो फुंड सीरीज। तो ये डिफरेंट सीरीज हैं। नेम्स आपको फिर से बताएं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन, ब्रैकेट एंड फुंड, ये डिफरेंट सीरीज हैं जो मिली। अब ये जो लाइमन सीरीज मिली ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, उसी तरह से बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में, और बाकी जो सीरीज हैं वो इंफ्रारेड रीजन में। तो इनको हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं आपको, टेबुलेट करके। और इसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला दिया गया, और वो फार्मूला है वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू 109,677 1/n
n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया गया बाय रीडबर्ग। तो रीडबर्ग ने फॉर्मूला दिया डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट सीरीज की जो लाइंस है उनकी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें ये जो वैल्यू है 109 677 और यहाँ यूनिट इसकी लिखते हैं हम, यहाँ मेंशन कर दें यूनिट के लिप में CM इनवर्स। तो ये जो वैल्यू है 109677, इस वैल्यू को हम कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट। तो ये बताया हमने आपको कि जो डिफरेंट सीरीज की लाइंस मिलती हैं, इन लाइंस को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि एक किस सीरीज में कितनी लाइंस यहाँ दिखाई दे रही हैं। यानी जो लाइमन सीरीज है उसके लिए जो n1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो n2 की वैल्यू है वो 2 3 4 5 ऐसे होगी। तो इसको हम एक बार टेबुलेट करके देख लेते हैं। इसको आप पहले आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, ताकि ये सीरीज आपको पता चल सकें और फिर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। वैल्यूज़ हम मेंशन करेंगे n1 और n2 की और फिर सीरीज़ बताएंगे कि कौन सी सीरीज़ है और किस रीजन में सीरीज़ मिलती है। यहाँ मेंशन कर रहे हैं n1, यहाँ मेंशन कर रहे हैं n2, यहाँ मेंशन करेंगे सीरीज और ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 3 4 ऐसे है, तो हमको जो सीरीज मिलती है वो लाइमन तो ये लाइमन है, लाइमन सीरीज है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज मिलती है और ये जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो हमें मिलता है वो अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन। जो
N1 की वैल्यू अगर 2 हो गई तो N2 की वैल्यू होगी 3, 4, 5। जैसा कि इस केस में देख सकते हैं N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू जो होती है वो 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकती है। उसी तरह से अगर बामर सीरीज आती है तो इसमें जो N1 की वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो यहाँ हमने 2 मेंशन किया और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो 3, 4, 5, तो ये सीरीज हो जाएगी बामर। ये विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन। नेक्स्ट N1 की वैल्यू अगर 3 हो गई तो रिमेनिंग वैल्यू जो होती है वो 4, 5 ऐसे। ये पैशन, ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। ये N1 की वैल्यू अगर 4 हो गई तो ये वैल्यू जो होगी 5 ऑनवर्ड्स, तो ये जो होगी वो ब्रैकेट और यहाँ मेंशन कर सकते हैं वैल्यू ये 6, तो इसको 5, 6 मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट। ये भी इंफ्रारेड रीजन में और लास्ट जो थी वो फुंड। ये भी इंफ्रारेड रीजन में। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि जो डिफरेंट सीरीज होती है लाइंस की, जिसको कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उनके नाम पर ये सीरीज असाइन की गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो ये सभी डिस्क्रीट सीरीज हैं अलग अलग वेवलेंथ्स या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की। तो इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी से, जो कि एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, तो इससे ये कंफर्म हुआ कि जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है बिल्कुल यूनिक होता है। हर एटम के लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम में की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं और हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स के फिंगरप्रिंट्स जैसे हैं और उन एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में इनका विशेष योगदान होता है। तो ये बताया हमने आपको ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब आगे बात करेंगे हम आपसे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो आप वीडियोस देखते रहिए और अपने कमेंट्स मेंशन करते रहिए। अब जो भी फंडामेंटल्स हैं वो और भी क्लियर आपको बताए जाएंगे और आगे चल कर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं इनसे रिलेटेड, वो भी आपको 1 बाय 1 जो होता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से बताए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।